नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9 साइंस के 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है जर्नी इनसाइड द एटम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड परमाणु। अब देखिए यहाँ पर इंडिविजिबल पार्टिकल के बारे में पूछा गया है, किसने सबसे पहली बार बताया था, जिसको क्या कहा गया था, परमाणु भी कहा गया था। ये डाल्टन ने नहीं बताया, रदरफोर्ड ने भी नहीं, आचार्य कणाद ने बताए थे। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। द ग्रीक वर्ड एटोमोस मीन्स। तो देखिए एटम जो शब्द आया है वो एटोमोस से आया है। तो एटोमोस शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका। विजिबल, डिविजिबल, हैवी पार्टिकल गलत है, इनडिविजिबल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट। अब देखिए डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो थी वो इम्पोर्टेंट क्यों थी। तो इसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया नहीं। एक्सप्लेन रेडियो एक्टिविटी, ये भी गलत है। गिव द फर्स्ट साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर। तो मैटर का पहला साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन इसने दिया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विच डिस्कवरी प्रूव दैट एटम आर इनडिविजिबल। एटम्स आर डिविजिबल, मतलब एटम जो है वो भी टूट सकते हैं। ऐसा किस डिस्कवरी में बताया गया है, किसने ऐसी डिस्कवरी करी थी। तो इलेक्ट्रिसिटी में नहीं बताया गया, रेडिएशन एंड सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी में ये चीज़ हम लोग को पता चलती है कि एटम जो है वो भी डिविजिबल है। जैसे आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन है अंदर, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स है। आगे बढ़ते हैं। कैथोड रेज वर फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ। देखिए यहाँ पर हमको पूरा डायग्राम दिया गया कैथोड रे ट्यूब का। कैथोड निगेटिव टर्मिनल, ये एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है। और इसको क्या कर दिया गया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। बस याद रखिएगा जो कैथोड का निगेटिव है, मतलब जो निगेटिव कैथोड होता है वो बैटरी के निगेटिव से कनेक्टेड होता है। और जो पॉजिटिव एनोड होता है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है। ठीक है। तो कैथोड रेज जो थी वो क्या मतलब किस तरीके के पार्टिकल्स लेके चल रही थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। कैसे मतलब रेज जो थी वो किस चीज़ को कंसिस्ट करती हैं, क्या होता है इनमें। तो मेनली कैथोड रेज में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इज दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1 का। प्रोटॉन पे अगर आप देखेंगे, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, +1 का होता है। न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, मतलब जीरो चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे -1 का चार्ज है। थॉमसन कंपेयर्ड हिज एटॉमिक मॉडल टू। तो देखिए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में आपने क्या देखा कि थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल किसके साथ कंपेयर किया था। तो इसने कहा कि ये प्लम पुडिंग की तरह है। ठीक है। या वाटरमेलन भी कह सकते हैं। तो दो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, वाटरमेलन भी आ सकता है या प्लम पुडिंग आ सकती है। तो दोनों से ही इसने अपना मॉडल को कंपेयर किया था। इन थॉमसन्स मॉडल इलेक्ट्रॉन्स वर एम्बेडेड इन। थॉमसन के मॉडल ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये किस में एम्बेडेड हैं, तो पॉजिटिव स्फीयर में एम्बेडेड है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच ऑब्जर्वेशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय थॉमसन मॉडल। अब थॉमसन के मॉडल में क्या चीज़ नहीं समझाई जा सकी थी, ये क्या नहीं समझा पाए थे। न्यूट्रलिटी ऑफ एटम तो समझा दिया था, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी समझा दिया था। लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, यही जो है नहीं समझा पाए थे। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो रदरफोर्ड वाली चीज़ें थी वो ये नहीं समझा पाए थे थॉमसन मॉडल में, मतलब थॉमसन मॉडल ये नहीं बता पाए थे, थॉमसन ये चीज़ नहीं बता पाए थे। आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट यूज्ड। ठीक। तो मेनली अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो जो एटम की स्टेबिलिटी थी, ठीक है, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में थॉमसन नहीं बता पाए थे। और फर्दर जो अलग अलग साइंटिस्ट आ रहे थे, जैसे रदरफोर्ड आए, उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। तो वो क्या क्यों इंडिकेशन इस तरीके की दे रही थी कि लार्ज एंगल स्कैटरिंग हो रही थी। तो ये सब चीज़ें थॉमसन नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। 10th क्वेश्चन में कहा गया है रदरफोर्ड अल्फा या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट यूज्ड। अब गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या यूज़ किया था, अल्फा पार्टिकल्स को यूज़ किया था। तो देखिए यहाँ पर बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है पास कराई जा रही हैं। और यहाँ पर गोल्ड फॉयल के कुछ एटम्स आपको दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ जो मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल इतने एंगल से निकल रहे हैं। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल थे वो बिना किसी डेविएशन के पास थ्रू कर गए। और कुछ छोटे एंगल से डेविएट हो रहे थे। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किसका था, रदरफोर्ड का था। मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड बिकॉज। देखिए ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो बिना डिफ्लेक्शन के पास हो गए थे यहाँ पे। तो ये ऐसा क्यों हुआ था, न्यूक्लियस इज निगेटिव नहीं, एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ज़्यादातर स्पेस जो एटम में है
वो कैसी है, एम्प्टी है, खाली है। फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक, अब आप देखेंगे कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल आपको दिखाई पड़ेंगे जो वापस पीछे की ओर आ रहे हैं, ठीक है। तो वापस जो पीछे की ओर आ रहे हैं ये अल्फा पार्टिकल में अगर आप देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये यहाँ पर पूछा गया है कि थोड़े इलेक्ट्रॉन जो थे वो वापस क्यों आ रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स आर हैवी, गलत। पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली, ये भी गलत है। न्यूक्लियस इज स्मॉल डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज, ये बिल्कुल सही है। तो इसी न्यूक्लियस की वजह से, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस थे और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो रिपल्शन की वजह से वो पीछे आए जा रहे थे। रदरफोर्ड मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड, तो रदरफोर्ड मॉडल को और क्या कहा जाता है, तो इसको प्लानिटरी मॉडल भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ये न्यूक्लियस है और साथ में ये जो है इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो ये प्लानिटरी मॉडल ऑफ सजेस्ट किया था किसने, रदरफोर्ड ने। डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली, तो न्यूक्लियस का अगर आप डायमीटर देखेंगे ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल फेल टू एक्सप्लेन, अब देखिए रदरफोर्ड का मॉडल जो था, रदरफोर्ड क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, तो ये भी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्यों एटम स्टेबल होता है ये नहीं बता पाए थे, ठीक है। इन्होंने ये तो बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर क्यों होते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए थे किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते हैं अराउंड न्यूक्लियस। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या बताया गया था, रिमेन्स फिक्स नहीं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। वाई शुड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, देखिए क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा या जब कोई बॉडी रिवॉल्व करती है तो वो अपनी एनर्जी लूज करती है, और जब एनर्जी लूज करेगी तो धीरे धीरे करके उसकी स्पीड कम होती जाएगी और वो न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो दे आर न्यूट्रल गलत है, दे आर एक्सेलरेटिंग चार्जेस, ये बिल्कुल सही है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेटिंग चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, मतलब ये एनर्जी को लूज करते हैं, तो इससे क्या होगा, एनर्जी लूज होगी, और एनर्जी लूज होगी तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि एनर्जी खत्म हो जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूट्रॉन के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर एम्बेड हो जाएगा, लेकिन ऐसा असलियत में नहीं होता है। बोर सॉल्व दी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम बाय प्रपोजिंग, अब देखिए बोर ने ये जो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम थी उसको कैसे सॉल्व किया था, ये बताना है आपको। तो रैंडम इलेक्ट्रॉन मोशन उन्होंने बताया नहीं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, इन्होंने क्या बताया था, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं जिनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा गया, एनर्जी शेल्स कहा गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है और उसमें ना वो एनर्जी को रिलीज करता है ना ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब एनर्जी क्या रहती है उनमें, कांस्टेंट होती है। तो इसीलिए ऐसे शेल को क्या कहा था बोर ने, एनर्जी शेल्स कहा था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। SHELLS, द शेल नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के सबसे, ये देखिए न्यूक्लियस हो गया तो न्यूक्लियस के सबसे पास में जो सेल है वो कौन सा शेल है, के शेल है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एनर्जी शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम इन, देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम इन, एनर्जी कहाँ पर मिनिमम होगी ये आपको यहाँ पर बताना है, तो जो सबसे पास की शेल होती है उसी में एनर्जी मिनिमम होती है, तो के शेल इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन शेल टू अनदर बाय, तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शेल से, मतलब ये जैसे मान लिया यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये एक शेल से दूसरे शेल में मूव कर सकता है, कैसे मूव करेगा ये यहाँ आपसे पूछा गया है। तो मूव करने के लिए चेंज मास गलत, चेंज चार्ज ये भी गलत है, एब्जॉर्ब और रिलीज एनर्जी ये बिल्कुल सही है, या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले या एनर्जी को रिलीज कर ले। अब देखिए जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये ऊपर की शेल में चला आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे चला आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, न्यूट्रॉन की, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पे जीरो हो जाएगा। न्यूट्रॉन हैज, तो पॉजिटिव नेगेटिव नो चार्ज इसमें सही हो जाएगा। अच्छा डबल पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, अल्फा पार्टिकल पे होता है, बात भी आप याद रखिएगा, डबल पॉजिटिव चार्ज पूछा जाए तो अल्फा पार्टिकल, तो देख लीजिए यहाँ दिया गया, इलेक्ट्रॉन जो है सिंबल ई माइनस, प्रोटॉन पे पी प्लस, न्यूट्रॉन का सिंबल एन के ऊपर जीरो लगा है, मतलब चार्ज जीरो है, तो -1 +1 और यहाँ पे जीरो चार्ज होता है। आगे बढ़ते हैं, विच पार्टिकल कंट्रीब्यूट्स नेग्लिजिबली टू एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास में किसका कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल होता है, जीरो होता है, ये यहाँ पर आपको बताना है, तो प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन भी नहीं, इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ,
अब देखिए एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर कहा जाता है, तो 25th का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कोई भी एटम है उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और अगर मास नंबर पूछा जाए तो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अगले क्वेश्चन में देखिए यही पूछ लिया गया है, मास नंबर इज इक्वल टू, तो ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये दोनों चीजें किस में होती हैं, न्यूक्लियस में होती हैं, ठीक है। इसीलिए मास नंबर जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसका मास दे रहा होता है, वो न्यूक्लियस का दे रहा होता है। द पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड, तो देखिए जो भी पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको आइसोटोप्स नहीं, उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स मेनली दो हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे और न्यूट्रॉन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर दिया है एक एटम का 17 है, और मास नंबर क्या दे दिया, 35 दे दिया, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है। तो एटॉमिक नंबर 17 है मतलब प्रोटॉन की वैल्यू 17 है, और मास नंबर 35 है मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है, 35 है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन आपको बताना है, तो 35 माइनस 17 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ के शेल, अब के शेल जो थी फर्स्ट शेल थी, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2n² एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने का। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताने का फॉर्मूला होता है 2n²। और n की वैल्यू जो है वो k के लिए क्या होती है, 1 होती है, l के लिए 2 होती है, ऐसे ऐसे करके m के लिए 3 हो जाएगी, n के लिए 4 हो जाएगी। तो आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में बता सकते हैं। तो 2 × 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल, तो k के बाद l आती है, तो 2 × n²। अब n जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8 आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, तो 2n² इसका फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम, देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 11 है तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट शेल में 2 आ जाएगा, सेकंड शेल में 8 आ जाएगा, थर्ड शेल में 1 आ जाएगा। तो 2, 8, 1 मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द डैश, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये बात याद रखिएगा। ये आउटर मोस्ट शेल है और ये जो 2 है ये इनर मोस्ट शेल है, ठीक है, ये इनर मोस्ट है। तो इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। एटम विद कंप्लीट ऑक्टेट इज यूजुअली, तो देखिए ऐसे एटम जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो ज्यादातर क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं वो, ठीक है। तो डी ऑप्शन 34 में बिल्कुल सही हो जाएगा, और ज्यादातर क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज डिसाइडेड बाय इट्स, देखिए कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं वैलेंसी। तो किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी कहलाएगी। और इसको डिसाइड कौन करता है, मास नंबर नहीं, न्यूट्रॉन भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसको डिसाइड करता है। जैसे मान लीजिए किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 282, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। किसी का कन्फिग्रेशन है 284, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 285 है, तो जब ये 4 से बड़ा नंबर हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, 8 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 8 - 5 मतलब 3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो एटम होगा ये 3 इलेक्ट्रॉन सब ले पाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो दे सकता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या डुप्लीट को कंप्लीट करने के लिए, इसी को वैलेंसी कहा जाता है। वैलेंसी ऑफ कार्बन, अब देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, तो 2,4 हो जाएगा, वैलेंसी भी क्या हो जाएगी इसकी, 4 हो जाएगी। एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 विल टेंड टू, अब देखिए 287 है मतलब आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद दो रास्ते हैं, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर दे, और या तो क्या कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर ले। अब 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में कम एनर्जी लगेगी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो ये पॉसिबल ज्यादा है। तो गेन 1 इलेक्ट्रॉन इज दी करेक्ट आंसर है, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो इसलिए इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड, देखिए सेम एलिमेंट है इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, इनको क्या कहा जाएगा, आइसोटोप्स कहा जाएगा। जैसे कार्बन का बता देते हैं, कार्बन C12, कार्बन C13, कार्बन C14। तो आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर क्या है इसमें, सेम है, सेम एलिमेंट है क्योंकि कार्बन ही तो है सब।
लेकिन मास नंबर जो ऊपर लिखा आता है वो एक में 12 है, एक में 13 है, एक में 14 है। तो ऐसे एलिमेंट्स को मतलब ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है? आइसोटोप्स कहा जाता है। आइसोटोप्स हैव, अब देखिए आइसोटोप्स में क्या चीज सेम रहती है? तो एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहता है। ये बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आइसोबार्स एक होता है, आइसोबार्स में क्या सेम हो जाएगा? इसी का उल्टा, आइसोबार्स में एटॉमिक मास सेम हो जाएगा या मास नंबर जो है वो सेम होता है। 40th क्वेश्चन पे आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बिकॉज दे हैव, अब देखिए सेम, तो आइसोटोप्स के केस में आप देखेंगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। क्यों सिमिलर होती हैं? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिमिलर होता है, एक ही होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों सेम होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहता है। विच आइसोटोप इज यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, अब कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन सा आइसोटोप यूज होगा? तो कार्बन 14 नहीं यूज होगा, यूरेनियम भी नहीं यूज होगा, आयोडीन भी नहीं यूज होगा, कोबाल्ट 60 यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कार्बन डेटिंग के लिए कौन सा आइसोटोप यूज होता है? ये यहाँ पर आपको बताना है। कार्बन डेटिंग के लिए जो आइसोटोप यूज होता है वो कार्बन का 14 होता है। तो कार्बन ही केवल नहीं यूज होता है, कार्बन का 14 जो है, ठीक है, कार्बन का 14 जो है ये कार्बन डेटिंग में यूज होता है। और कार्बन डेटिंग क्यों होती है? तो मतलब किसी भी एज, किसी भी चीज की एज निकालने की, खासकर जो फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, उनकी एज निकालने के लिए कार्बन डेटिंग करी जाती है। यूरेनियम 235 मेनली यूज किसके लिए होता है? फोटोग्राफी के लिए नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 का यूज होता है। तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। एटम्स विद, अब ये देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सी रिएक्शन हो रही होगी? तो न्यूक्लियर फिजन हो रही होगी, ये भी बात याद रखिएगा। न्यूक्लियर फिजन हो रही होती है, उसमें यूरेनियम को यूज किया जाता है। एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसको आइसो बार कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास है कार्बन C14 है और नाइट्रोजन 714 है। अब आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर दोनों में डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर क्या है? दोनों में सेम है। तो ये जो आइसोबार्स होंगे कभी भी सेम एलिमेंट के नहीं हो सकते, हमेशा एलिमेंट क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, तो आइसोबार आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहीं पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, ऐसे एलिमेंट्स को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर सेम है तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। विच पेयर रिप्रेजेंट्स आइसोबार, तो आइसोबार कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं सेम एलिमेंट है। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर तो देखिए डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर अगर आप देखेंगे दोनों का सेम है, तो ये क्या है? आइसोबार होंगे। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 यू बिकॉज, देखिए एवरेज एटॉमिक मास जो होता है क्लोरीन का वो क्या होता है? 35.5 होता है। ये किस वजह से होता है पूछा गया आपसे? एवरी क्लोरीन हैज मास ऑफ 35.5 यू, बिल्कुल ही गलत है। सेकंड में कहा गया क्लोरीन एटम्स फ्यूज टुगेदर, ये भी गलत है। क्लोरीन अकर्स एज आइसोटोप्स विद डिफरेंट अबंडेंस, ये बिल्कुल सही है। देखिए क्लोरीन जो है वो दो मेनली आइसोटोप में एग्जिस्ट करेगा, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और दोनों में कितना अबंडेंस है, मतलब कितने कितने परसेंटेज में है? तो हो सकता है ये 70% में हो और ये जो है 30% में एग्जिस्ट कर रहा हो। इस वजह से जो हमारा एवरेज टाइम मास आता है दोनों का मिला के वो कितना आता है? 35.5 आता है। मतलब ये एक वैल्यू केवल अप्रॉक्स बता रहे हैं, असली ये वैल्यू नहीं है। विच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू बोर, बोर के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट या कौन सी बात जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बिल्कुल सही है? तो दे एग्जिस्ट बिटवीन शेल्स, नहीं। दे कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी, ये भी गलत है। दे रिवॉल्व इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, ये बिल्कुल सही है। और इन्हीं को ही क्या कहते हैं? एनर्जी शेल्स कहा जाता है। यही बोर ने बात बताई थी, ठीक है। और इन एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी लूज करेगा, ना ही एनर्जी वो गेन करेगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, 40 नहीं 48 देखेंगे। विच साइंटिस्ट रिसीव नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला था? तो ये जे थॉमसन को मिला था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है, जैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी है, और बोर ने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया था जिसको बोर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं, ठीक है। द सिंबल Fe कम्स फ्रॉम लैटिन नेम, देखिए Fe जो है, Fe मतलब क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है। तो ये किस नाम से आया, किस लैटिन नेम से आया, ये आपको बताना है। तो ये फेरम से आया है, ठीक है। Fe मतलब फेरम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लगा भी दिया है कई सारे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जैसे बेरियम, ये सब तो सेम ही है। इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा
यहाँ पर देखिए गोल्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ऑरम होता है, एयू होता है इसका सिंबल। कॉपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्यूपरम होता है। इसके बाद आयरन में एफी फेरम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेड का सिंबल पीबी होता है और इसका लैटिन नेम प्लम्बम है। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका सिंबल के होता है और लैटिन नेम उसका केलियम है। सिल्वर भी इंपॉर्टेंट है, आर्जेंटम होता है और एजी उसका सिंबल होता है। सोडियम इंपॉर्टेंट है जिसका नेट्रियम होता है और इसका लैटिन नेम नेट्रियम है और सिंबल Na है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिंबल्स और लैटिन नेम इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। द सिंबल Na इज डिराइव फ्रॉम, तो Na मतलब क्या होता है, Na मतलब सोडियम होता है। और सोडियम किससे डिराइव हुआ, नेट्रियम शब्द से डिराइव हुआ है, लैटिन शब्द है ये। अब देखिए अगले में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज रिटन करेक्टली, तो इसमें करेक्टली कौन लिखा हुआ है, एक गलत है, सीओ ऐसे लिखा था, सी कैपिटल होता है और ओ स्मॉल होता है, कोबाल्ट कहलाता है। क्लोरीन भी गलत है, सी कैपिटल होता है, एल स्मॉल होता है। Na बिल्कुल सही है, एन कैपिटल और ए स्मॉल। ठीक है, और सिलिका जो है एस आई होता है, सिलिकॉन ये भी गलत है। ठीक है, सिलिकॉन का एस आई होता है और एस कैपिटल होगा, आई स्मॉल होगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम ऑफ मैग्नीशियम Z इज इक्वल टू 12। तो देखिए यहाँ पर Z 12 दिया और न्यूट्रल दिया है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। तो अगर 12 हैं तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 12 होंगे, क्योंकि न्यूट्रल एटम में जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो 12 इज द करेक्ट आंसर। विच पार्टिकल डिटरमाइंस द आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। अब पूछा गया कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी को दर्शाता है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। तो आइडेंटिटी को दर्शाने का मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो करता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द शेल एम कैन अकोमोडेट मैक्सिमम, देखिए के फिर एल फिर एम ये आता है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो मतलब एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है। तो 2 × 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 3 इज 9, 2 ज़ा 18, तो 18 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे 55 देखेंगे। विच एटम हैज वैलेंसी 0। अब कौन सा ऐसा एटम होगा जिसकी वैलेंसी 0 होगी, तो जितने भी आप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन ये सब जो है, जिसको क्या कहते हैं, स्टेबल गैसेस कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है, नोबल गैस कहते हैं, उसका मतलब जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि ना ही वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और ना ही वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। हाइड्रोजन आइसोटोप्स डिफर इन नंबर ऑफ, अब देखिए हाइड्रोजन आइसोटोप्स में अगर आप देखेंगे तो किस चीज का नंबर अलग अलग होता है। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पहले देख लिए, 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रह रहे हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और ये सबके सब न्यूट्रल हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। शेल्स बिल्कुल एक ही है सब में, दो शेल तो है नहीं किसी में। तो न्यूट्रॉन जो है वो सब में क्या रह रहा है, डिफर कर रहा है। पहले में देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, दूसरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है, तीसरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकालने का तरीका क्या होता है, ऊपर जो लिखा हुआ है मतलब मास नंबर माइनस जो नीचे लिखा है एटॉमिक नंबर कर दीजिए। ठीक है, इससे आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है ये यहाँ पर आपको बताना है। अच्छा, इसी में आपको नाम भी बता देते हैं, इसको कहते हैं प्रोटियम। क्या कहते हैं इसको, प्रोटियम कहते हैं। ठीक है, और 1H2 जो है ये ड्यूटीरियम कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्यूटीरियम कहलाता है। और ये जो 1H3 है ये ट्राइटियम कहलाता है, TRITIUM, ट्राइटियम कहलाता है। तो ऑल एटम्स हैव न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन हैज नो प्रोटॉन, प्रोटियम हैज नो न्यूट्रॉन, ये बिल्कुल सही है। देखिए प्रोटियम जो था इसमें कितने न्यूट्रॉन थे, 0 न्यूट्रॉन थे ना, तो ये बात बिल्कुल सही है। द फोर्स दैट बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इज कॉल्ड, तो देखिए जो न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं इनको बाइंड करके रखता है, वो कौन सा फोर्स होता है, ये न्यूक्लियर फोर्स होता है। कौन सा फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, बात याद रखिएगा। 59th क्वेश्चन कह रहा है हु प्रपोज्ड फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स इन एन एटम, तो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स की बात अगर करी जाए तो एनर्जी शेल्स की बात किसने करी थी, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये चैडविक ने नहीं करी है, बोर ने करी है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 60th क्वेश्चन है हमारा आज का आखिरी सवाल है। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉन्स एज, तो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में अगर आप देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के रूप में इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो देखिए डाल्टन कॉटिंग मॉडल जो है ये वाला है, इसमें जो है एटम को इनविजिबल पार्टिकल के रूप में दिखाया गया।
थॉमसन ने क्या कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बताया, न्यूक्लियर मॉडल बताया। बोर ने क्या बताया, एनर्जी लेवल्स बताया। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल अगर आप देखेंगे जो आज फिलहाल यूज होता है तो वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे चलता है, तो ये पूरा क्लाउड बना हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट थे 60 एमसीक्यूज। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज और मल्टीपल जो नोट्स हैं वो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।